एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों को लाया गया है, जिसके द्वारा आप अपने ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी वीडियो को बनाया गया है, जिसके द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट कराया गया, उसको जाकर जो लोग नहीं देखें उसे देख लीजिए। और जो लोग भी नए जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा और टीजीटी पीजीटी तथा अन्य हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया था कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब था मधुकर भट्ट। कौन थे? मधुकर भट्ट जी। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न होता है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। यह कथन के अनुसार भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। आपको बताना है कि भक्ति का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, यह कथन किसका? तो यह कथन कबीरदास का। किसका है? कबीरदास जी का यह कथन है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और यह इसके अनुसार कहाँ से भक्ति का प्रादुर्भाव माना जाता हो? तो दक्षिण में से। कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ था? तो दक्षिण में। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। इसका बताना आपको सही जवाब क्या होगा। दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। बताइए इस काव्य पंक्तियों में प्रमुख अलंकार कौन सा है। इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें मानवीय अलंकार है। कौन सा है? मानवीय अलंकार है। जिन लोगों ने सी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 66। सन 927 रहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। यह रचना काल किस ग्रंथ का है। बताइए कि यह रचना काल किस ग्रंथ का है। तो सुपरफास्ट तरह से चला जाएगा, इसलिए मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग अपना चुनाव करते रहिएगा कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और लास्ट में आपको एक चैलेंज प्रश्न भी दिया जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि सन 927 रचना काल किसका माना जाता है। तो पद्मावत का। लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया, उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 67 बताइए, पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का आशय है। आपको बताना कि पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का आशय है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का आशय भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि है। क्या इसका अर्थ होता है? भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि कहलाता है। किसके अनुसार? पुष्टि मार्ग के अनुसार। प्रश्न नंबर 68 बताइए, जहांगीर जस चंद्रिका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहांगीर जस चंद्रिका काव्य के कवि हैं। बताइए कि इस काव्य के कवि कौन हैं। तो जहांगीर जस चंद्रिका के कवि केशव दास जी हैं। कौन हैं? केशव दास जी हैं। जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 69 बताइए, निम्नलिखित में से एक कथन महादेवी के काव्य हेतु सत्य नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा महादेवी के कथन के अनुसार सत्य नहीं है। प्रेम और विरह भावना की अगाधता है, यह तो सही है। श्रृंगार परक भावों की प्रधानता है, यह गलत है। महादेवी के काव्य में क्या श्रृंगार परक भावों की प्रधानता नहीं है। वेदना और करुणा की प्रमुखता भी है। रहस्यवादी भावना की भी विद्यमान है।
तो कौन सा नहीं है? श्रृंगार परक भावों की प्रधानता नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 70 बताइए। रामचंद्रिका है, आपको बताना कि रामचंद्रिका क्या है। तो रामचंद्रिका को जानना है कि यह किसकी रचना है। तो रामचंद्रिका केशव दास की रचना। किसकी? केशव दास की रचना है। यह क्या है? यह एक महाकाव्य है। यह एक महाकाव्य है। किसका? केशव दास जी का। अगला बताइए। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन अस्ति शेष तुम अस्तिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चीर पुराण हे चीरवीन। यह काव्य पंक्तियाँ किसके लिए कही गई हैं? किसको आधार बनाकर किसके लिए यह पंक्तियाँ कही गई हैं? तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन अस्ति शेष तुम अस्तिहीन। यह कथन महात्मा गांधी के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है? महात्मा गांधी के विषय में कहा गया। जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। 72 बताइए। नौका विहार कविता के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य नहीं है। नौका विहार के कविता के विषय में एक कथन सत्य नहीं है, उसको आपको चुनाव करना है। कविता में मानवीकरण अलंकार है। शुभ्र चांदनी रात में गंगा की शोभा का वर्णन है, यह भी सही है। कविता के अंतिम भाग में दार्शनिकता है, यह भी सही है और पहला भी सही है। लेकिन कौन सा नहीं कथन सही नहीं है? तो कविता में किसी प्रेयसी का वर्णन है, यानी इस कविता में नौका विहार कविता में किसी भी प्रेयसी का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 73 बताइए। आचरण की सभ्यता बलवती, अर्थवती और प्रभाववती होती है। इनमें काले शब्दों में प्रत्यय बताना। बलवती में, अर्थवती में और प्रभावती में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। संस्कृत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आपको अच्छे तरह से तैयार करना है। तो बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो बलवती, अर्थवती और प्रभाववती में मतुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 74 बताइए। प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी है। आपको बताना है कि प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी क्या थी। नए के प्रति मोह का आकर्षण था, यह सही है। प्रगति का विरोध था, यह भी सही है। लोक कल्याण की भावना की अवहेलना थी, अवहेलना नहीं थी, यह क्या है? गलत है। प्रगतिवादी काव्य में लोक कल्याण की भावना को दर्शाया गया था, उसी के आधार पर रचनाएं की जा रही थी, तो अवहेलना है, इसलिए गलत है। परंपरा और मर्यादा का विरोध है, क्या? यह भी सही है। इन कवियों ने परंपरा और मर्यादा का विरोध किया। इस तरह से जिन लोगों ने सी ऑप्शन का चॉइस किया है उन लोगों का सही जवाब होता है, क्योंकि पूछा गया है कि सबसे बड़ी कमी, तो उस समय सबसे बड़ी कमी क्या? अवहेलना यहाँ लिखा गया है, तो यही इसलिए गलत होता है, तो यही आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 75। बैताल पचीसी रचना। आपको बताना है कि बैताल पचीसी रचना किसका है। तो बैताल पचीसी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके लेखक कवि कौन है? तो सूरत मिश्र जी हैं। कौन है? सूरत मिश्र जी हैं। तो बी ऑप्शन जिन लोगों ने चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए। सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार है। आपको बताना है सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। तो सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद होता है। क्या होता है? शुद्धाद्वैतवाद होता है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। यह भी पूछा जाता है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य जी। और सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार क्या था? तो शुद्धाद्वैतवाद ही था। प्रश्न नंबर 77 बताइए। आचार्य शुक्ल ने निम्न में से किसे खड़ी गद्य का प्रथम लेखक कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं, आपको बताना है। खड़ी बोली
गद्य का प्रथम कवि किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 78। तुलसी की रचना का नाम बताइए जिसे भक्तों के हृदय का कंठहार कहा गया। तुलसीदास की वह कौन सी रचना है जिसे हृदय का कंठहार कहा गया है? तो बताइए कौन सी रचना थी? रामचरितमानस थी या विनय पत्रिका थी या कवितावली थी या गीतावली थी? तो भक्तों के हृदय का कंठहार जिसे कहा गया है वह विनय पत्रिका है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। अगला बताइए कश्मीर सुषमा कविता के कवि हैं। बताइए कि कश्मीर सुषमा कविता के कवि कौन हैं? तो कश्मीर सुषमा कविता के लेखक श्रीधर पाठक जी हैं। कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। जिन लोगों ने ए ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 80। प्रमुख काव्य रीतियाँ मानी जाती है। प्रमुख काव्य रीतियाँ कौन कौन सी मानी जाती है आपको बताना है। तो काव्य रीतियाँ 3 होती हैं। मुख्य रूप से कितने होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी, ये क्या है? तीनों काव्य रीतियाँ हैं। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुनाव किया है उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक ब्रजभाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रारंभिक ब्रजभाषा में लिखी गई कविता कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी चित्राधार है। जो किस भाषा में लिखा गया तो ब्रजभाषा में लिखा गया था। प्रारंभिक रचना इनकी है। और आपसे पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम रचना कौन सा है? तो खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम रचना कानन कुसुम है। कौन सा है? कानन कुसुम है। यह दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 82। साकेत महाकाव्य के शीर्षक साकेत का अर्थ है। आपको बताना कि साकेत महाकाव्य के शीर्षक साकेत का क्या अर्थ है। और साकेत का आपको पता होना चाहिए कि यह रचना किसकी है। तो यह रचना अरियौध जी की। किसकी? हरियौध, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौध जी की यह रचना है। इसमें अयोध्या का क्या अर्थ होता है? तो इसमें साकेत का अर्थ क्या होता है? तो साकेत का अर्थ अयोध्या होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 83। यशोधरा काव्य में यशोधरा नाम है। आपको बताना कि यशोधरा काव्य में यशोधरा नाम है किसका? राहुल की माँ का, वैशाली राज्य की रानी का, एक दासी का या गोपा की बहन का? तो यशोधरा काव्य में यशोधरा नाम किसका था? तो आप सभी लोगों को पता होगा राहुल की माँ का नाम क्या था? यशोधरा था। जिन लोगों ने ए ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 84 बताइए निम्नलिखित एकांकीकारों में एक व्यक्ति प्रमुख एकांकी लेखक है। आपको बताना कि इसमें कौन सा व्यक्ति प्रमुख एकांकी लेखक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा, गोविंद बल्लभ पंत या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों क्या हैं? एकांकीकार हैं। क्या हैं? एकांकीकार हैं। लेकिन इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति प्रमुख एकांकीकार नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 85 बताइए निम्नलिखित कवियों में ब्रज कोकिल कहा गया है। आपको बताना कि ब्रज कोकिल किसे कहा गया है। तो ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है? यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बताइए आप ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है? तो ब्रज कोकिल कहा जाता है कवि रत्न सत्यनारायण जी को। किसको कहा जाता है? कवि रत्न सत्यनारायण जी को ब्रज कोकिल कहा जाता है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 86 बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो बताइए किस में उपसर्ग नहीं है। तो प्रथम में कोई भी उपसर्ग नहीं है। प्रथम क्या? एक शब्द है। इसी तरह से ये चुनाव जो करते हैं उनका सही जवाब होता है। देखिए प्रधन जाति प्रजाति होता है, इसमें प्र उपसर्ग है। प्रधन खर, इसमें प्रखर में प्र उपसर्ग है। प्रधन बोध में
प्र उपसर्ग है, लेकिन प्रथम में प्रथम उपसर्ग, इसमें प्र उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि प्र प्लस थम अलग अलग करेंगे तो प्र और थम का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए यह क्या होगा, उपसर्ग इसमें नहीं है, बल्कि प्रथम क्या है, एक शब्द है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 87। आपको बताना है कि चंदायन किसकी रचना है। बताइए कि चंदायन किसकी रचना है। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना। जिन लोगों ने सी चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 88 बताइए भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। आपको बताना कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। तो यह रचना शालिभद्र सूरी की है। किसकी है? शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली है। तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 89 बताइए। बताइए कि अवधूत मत किसका पर्याय। आपको बताना है कि अवधूत मत किसका पर्यायवाची है, यानी अवधूत मत किसका अर्थ होता है, किसका पर्यायवाची होता है। बताइए किसका है। अवधूत मत का दूसरा नाम क्या है? नाथ संप्रदाय। क्या है? नाथ संप्रदाय को ही अवधूत मत कहते हैं। इस तरह से अवधूत मत का पर्यायवाची क्या होगा? नाथ संप्रदाय होगा। 90 बताइए आवारा मसीहा किस विधा की रचना। आपको बताना है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा की विधा क्या है? बताइए क्या है? जीवनी है। यह एक जीवनी है। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। और यह किसके जीवन पर लिखा गया है? तो यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर लिखा गया जीवनी है। यहाँ तीनों तरह के प्रश्न बनते हैं, इसके लेखक, इसकी विधा और यह किसके जीवन पर लिखा गया। तो यह तीनों आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 91 बताइए समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है किसकी कविपक्ति है। तो बताइए कि समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है, यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति है धूमिल जी का। किसका है? धूमिल जी का। धूमिल का पूरा नाम क्या था? बताइए कि धूमिल का पूरा नाम क्या था। कमेंट कीजिए कि धूमिल का पूरा नाम क्या था, आपको बताना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 92 प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित है। अब बताइए कि प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित है। काव्य शास्त्र पर, छंद शास्त्र पर, न्याय शास्त्र पर या दर्शन शास्त्र पर। तो प्राकृत पैंगलम जो है यह छंद शास्त्र पर केंद्रित है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 93 बताना है आपको कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बताइए कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 94 बताइए बघेली किस बोली की उपबोली है। आपको बताना है कि बघेली किस बोली की उपबोली है। तो बघेली अवधी की उपबोली है। किसकी है? अवधी की उपबोली है। अवधी का और बघेली का विकास किससे हुआ था? तो पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत किसका विकास हुआ? अवधी का, बघेली का और छत्तीसगढ़ी का। इसका विकास किसके अंतर्गत हुआ? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। अब आपके लिए एक प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि मरुस्थल किसकी रचना है। आप लोग सभी लोग बताएंगे कि मरुस्थल किसकी रचना है। इसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, विजय नारायण शाही हैं, त्रिलोचन हैं या अज्ञे हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर लें। लाइक करने के साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और इसी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पूरा कराया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।